एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे दो, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना, और स्क्रीन शो हो रही है? यस आ रही है सर। यस सर। चलिए, बेस्ट है। देखो, ये जो सेशन रहने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग डॉकर एंड क्यूबरनेटीज। ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है या टूल्स जिसे हम कहते हैं डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, और जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स। सो बेसिकली आज का जो सेशन रहने वाला है दैट इज कंप्लीटली इंट्रोडक्शन फॉर कंटेनर्स। कंटेनर्स का इंट्रो, कि कंटेनर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनकी जरूरत पड़ रही है हमें, इतनी सब टेक्नोलॉजी के बाद जो इंडस्ट्री है वो क्यों कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, इसको आज हम समझेंगे। और फिर हम जर्नी शुरू करेंगे कंटेनराइजेशन की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी को पहले से पता होगा इस बारे में कि डॉकर एंड क्यूबरनेटीज शुरू होने वाला है, कंटेनराइजेशन का टॉपिक आपका शुरू होगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग मुझे बता सकें कि व्हाट इज कंटेनर्स, कि आपकी नज़र में कंटेनर क्या होता है। आप कोई भी जो जानता हो कंटेनर के बारे में, सौमिल, अश्विनी, जयपाल है, श्रेया, महेंद्र, कोई भी बताना चाहे मुझे। An object that stores all the dependencies files or gathering over a place, that is हम्म, container. ठीक है। Container is like a virtual machine. ठीक है, कंटेनर इज लाइक अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, और कोई? तनवीर, निखिल, गुनगुन, The container एंड is used to contain the app and its application or dependencies. ठीक है। चलो एक चीज के बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, आप लोगों में से सभी का आई गेस लिनक्स और सर्वर तो कंप्लीट होगा, राइट? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसका लिनक्स या सर्वर नहीं हुआ हो? कोई नहीं है? चलो ठीक है, बेस्ट है। अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे को एक चीज बताएंगे सबसे पहले कि मुझे एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करना है, एक ये वेबसाइट चलाना है, और कोई भी ब्लॉग वेबसाइट मान लो, कुछ भी मुझे रन करना है, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए रन करना चाहूँ, ठीक है, डायनामिक वेबसाइट रन करना चाहूँ, तो इस वेबसाइट को रन करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? आप सभी लोग डेवॉप्स का पार्ट रहे हैं, तो कोई भी मुझे बताना चाहें कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है एक, जो जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। कंटेनर्स को एक बार के लिए हम साइड में रखते हैं, कंटेनर्स पे हम बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल वेबसाइट को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी बता दे। वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर। ठीक है, वेब इंटरनेट। सर्वर है, डोमेन। इंटरनेट है, डोमेन है, ठीक है, डोमेन। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। एक तो सबसे पहले हमको चाहिए वेब सर्वर, और डोमेन किसी ने बोला डोमेन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट तो खैर चाहिए ही है, और कोई चीज? होस्टिंग और एसएसएल। ठीक है, एसएसएल भी मान लेते हैं, ठीक है, एसएसएल की रिक्वायरमेंट आएगी अगर सिक्योर वेबसाइट चलानी है तो। ठीक है, और पोर्ट्स कोई? वगैरह भी चाहिए फिर। पोर्ट्स चाहिए बेसिकली, ठीक है, पोर्ट्स चाहिए, डेटाबेस। मतलब फायरवॉल की बात कर रहे हैं, बहुत सही। जिसने भी बोला है डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, और कोई? कोई बताना चाहेगा? थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन है मेरी। HTML। हम्म, Docker and Kubernetes. नहीं नहीं, डॉकर एंड क्यूबरनेटीज तो बहुत आगे की चीज हो गई है, वो तो चलो खैर हम पढ़ेंगे ही आगे। हाँ, आप डिपेंडेंसी सब। डेवलपर्स। डिपेंडेंसीज चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। डेवलपर्स। डेवलपर्स चाहिए, ठीक है, HTTP कोड पैकेज। लिखवाने के लिए। HTTP पैकेज यानी कि वो आपका वेब सर्वर हो गया, वो वेब सर्वर का एक आपके पैकेज का टाइप है। चलो बहुत सही। index.html। हम्म,
आपका डॉक्यूमेंट रूट, ठीक है। index.html आपकी फाइल जिसके अंदर आप कोड रखेंगे और वो लाइव हो जाएगा। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखो, अगर मुझे डॉकर क्यूबरनेटीज, तो देखो बहुत नई टेक्नोलॉजी है। डॉकर क्यूबरनेटीज तो एक टूल है बेसिकली। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। डॉकर बेसिकली एक कंटेनर इंजन है और क्यूबरनेटी उसे ऑटोमेट करने का काम करता है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल है एक। बहुत डिटेल में देखेंगे उन चीजों के बारे में आगे। बट पहले हमें ये समझना है कि कंटेनर्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। आज के टाइम में आप लोग आपने देखा है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे ऑन प्रेमाइसेस स्ट्रक्चर्स हैं, सब कुछ जब है तो एक कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट ही क्यों है हमें। व्हाई वी नीड कंटेनर्स, इस कंटेनर्स की जरूरत पड़ी कहाँ और क्यों इंडस्ट्री में इतना बूम चला आ रहा है और लोग बाग जो है स्विच करते चले जा रहे हैं कंटेनर्स की तरफ। पहले उसको समझते हैं। देखो थोड़ा सा चलते हैं पीछे। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, कंटेनराइजेशन से तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत आगे की बात है। अगर मैं बात करूं तो उससे पहले भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले जो सेटअप चलाता था वो होता था ऑन प्रिमाइसेस। ऑन प्रिमाइसेस जहाँ पे खुद के अपने सर्वर लगाए जाते थे, हमें मैनुअल सर्वर हम सेटअप करते थे, ठीक है। तो एक तो हम ये काम करते थे सबसे पहले। अगर मैं 90s की बात करूं तो सबसे पहले जो सर्वर सेटअप किए जाते थे वो इस तरीके से ऑन प्रेमाइसेस डेडिकेटेड सर्वर बेसिकली लगाए जाते थे। डेडिकेटेड सर्वर के बाद जो हमने एक पूरी मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने देखी जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन की हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और देन उसके बाद हमारे पास आए क्लाउड प्लेटफॉर्म। मल्टीपल, आज के टाइम पे हम 180 प्लस क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बहुत से हैं जिसमें से कुछ अगर पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करना चाहूँ तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि AWS है, आपका Azure है, Oracle क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, ठीक है। मल्टीपल क्लाउड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास हो गया वर्चुअलाइजेशन, हो गया क्लाउड, हो गया। और फिर हमारे पास आता है कंटेनर्स, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो कंटेनर्स तो अब जाके लेटेस्ट बना है हमारा, लेकिन लेटेस्ट होने का मतलब, या हमने इसको बाद में बहुत डिस्कवर किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बहुत सी चीजें आज हम डिस्कवर करते हैं बट उसका मतलब ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी जो है आने वाली टेक्नोलॉजी को बदल दे। बट कंटेनर्स ऐसा कर रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि वो रिप्लेस कर रहे हैं इन सभी चीजों को। तो ऐसा क्यों? देखो, जहां मैंने आपसे बात करा कि मुझे एक अपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट सेटअप करना है, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए। अगर मैं बात करूं 90s में, देखो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 के आसपास, ठीक है। 2006 के अंदर आपका सबसे पुराना AWS क्लाउड आपके सामने आया था। AWS के बाद आपका Azure लॉन्च हुआ, फिर GCP हुआ, और फिर मल्टीपल बहुत से क्लाउड हैं आज के टाइम पे। तो 180 प्लस प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, तो बहुत है क्लाउड हमारे पास। उससे पहले जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई दैट इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन की। कंटेनराइजेशन तो खैर नहीं है, वो है वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी। और वर्चुअलाइजेशन से पहले भी हम जो काम करते थे वो करते थे ऑन प्रेमाइसेस सेटअप, जो आज भी कर सकते हैं। तो एक अगर मुझे, हम शुरू करते हैं ऑन प्रेमाइसेस से और धीरे धीरे हमारा एजेंडा रहेगा कि हम कंटेनर्स तक जाएं कि क्यों हमें कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो बेसिकली अगर ऑन प्रेमाइसेस सेटअप के अंदर मुझे अपने क्लाइंट के लिए कुछ सेटअप करना है तो सबसे पहले मुझे जो चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगा हार्डवेयर सर्वर। एक बेयर मेटल चाहिए और एक सर्वर, जिसे हम कह सकते हैं सर्वर चाहिए। सर्वर कब हो सकता है? जब वो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो और उस वो अपनी सर्विसेज दे पाए, तब वो एक सर्वर बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या चाहिए? मुझे बेसिकली एक हार्डवेयर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सर्वर हार्डवेयर लगा देता हूँ। ये मेरा मान लेते हैं बेयर मेटल है, इसको बेयर मेटल बोल देते हैं हम, कि हमारे पास इसके अंदर सारा मदरबोर्ड, रैम, रोम सब अटैच है। यहाँ पे आपका बेयर मेटल है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इस बेयर मेटल के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं वो करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कर दिया। ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मान लेते हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका एक सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सेंटोस का हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया क्योंकि मेरे क्लाइंट की कंपैटिबिलिटी थी कि मुझे आप सेंटोस पे लॉन्च कर दो। और या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि जो वो मुझसे चीजें चाह रहे थे कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मेरी कंपनी में मेरे पास जो हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग मुझे सूटेबल लगता है कि मैं उसे सेंटोस पे लॉन्च करके दे दूं। क्योंकि क्लाइंट कई बार इतने डिमांडिंग नहीं होते। क्लाइंट कई बार ऐसे होते हैं जो कुछ टेक्निकली साउंड हो, और मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बिजनेस पर समझ में आता है, टेक्नोलॉजी नहीं। अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे समझ में आ रही थी तो शायद वो क्लाइंट होती ही नहीं,
या तो वो अपना काम खुद सेटअप कर लेते या अपनी कंपनी खोल के अपना काम करवा लेते या कुछ डायरेक्टली कुछ चुनिंदा लोगों को हायर कर लेते, राइट, और अपने अंडर खुद काम कराते हो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करें, राइट, क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है। और हम एज अ इंजीनियर हमें पता है कि टेक्निकल पार्ट कैसे परफॉर्म करना है, तो हम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने ले लिया। अब आप सभी को पता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे वेब सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ और एक अपना वेब सर्वर लॉन्च कर देता हूँ। ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वेब सर्वर को लॉन्च कर दिया, इसको सेटअप कर दिया। इस वेब सर्वर के अंदर मुझे जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने ले ली। यहाँ पर मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी, डोमेन परचेज कर लिया, एसएसएल लगवा लिया, फायरवॉल के पोर्ट कर दिए, इंडेक्स और एचटीएमएल में कोड डाल दिया और उसको लाइव करके दे दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई और क्यों हम वर्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े? जब सभी इतना अच्छा चल रहा था ऑन प्रेमाइसिस सेटअप में, तो कहाँ रिक्वायरमेंट आई हमें वर्चुअलाइजेशन तक जाने की? देखो, रिक्वायरमेंट और जो परेशानियां हमने यहाँ पर फेस करी वो एक्चुअल में ये थी कि बेसिकली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर आपकी लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, बाइनरीज होती है और उनके कुछ वर्जन्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो वेब सर्वर चल रहा है इसके साथ साथ एक डेटाबेस सर्वर भी चल रहा होगा। तो ये जो वेब सर्वर चल रहा है ये आपकी लाइब्रेरीज के 1.1 वर्जन को सपोर्ट करता है और इसके साथ चल रहा है एक डेटाबेस सर्वर, ठीक है। ये डेटाबेस सर्वर हमने चला रखा है क्योंकि वेबसाइट है तो डेटाबेस भी चाहिए होगा, तो हमने चला दिया एक डेटाबेस भी यहाँ पर। और वो डेटाबेस किस किस को सपोर्ट करता है? वो डेटाबेस थोड़ा सा ऐसा है उसका सीन कि डेटाबेस ही बोलता है कि मैं 1.1 पे भी सपोर्ट कर जाऊंगा, और अगर आपके पास 1.1 नहीं है तो 1.2 वर्जन की लाइब्रेरीज जो रहेगी उस पर भी सपोर्ट कर जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे पास सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें जो हमारे पास लाइब्रेरी वर्जन है वो हमारे पास 1.1 वर्जन यहाँ पर है। तो 1.1 मेरा वेब सर्वर भी सपोर्ट कर रहा है और 1.1 मेरा डेटाबेस भी सपोर्ट कर रहा है। इस कंडीशन में हमारी वेबसाइट जो है वो परफेक्टली लॉन्च्ड है। जब सब कुछ परफेक्ट है तो समस्या अब शुरू होती है। देखो समस्या क्या है। समस्या सिंपल है, सिंपल सी ये है कि एक जने के लिए तो हम एज अ कंपनी कभी भी काम करते नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं और एक ही क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्लाइंट ने हमें कह दिया कि यार एक नया क्लाइंट हमारे पास आ गया जिन्होंने कहा कि आप मेरे को जो है वो वेब सर्वर सब करके दे दो लॉन्च, और या फिर बोलो कि वेब सर्वर नहीं, आप मेरे को एनसिबल का एक ऑटोमेशन मुझे करवाना है मेरी कंपनी के लिए, आप वो मुझे सेटअप करके देखो। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हमारे पास है सेंटोस का, और आप सभी को पता है कि एनसिबल की एक ही रिक्वायरमेंट है कि एक तो उसके पास पाइथन की लाइब्रेरीज हो और कुछ जो डिपेंडेंसीज है उसकी वो कुछ लाइब्रेरीज हैं और वो चाहिए, उसे बाइनरीज चाहिए जो कमांड्स वगैरह चलनी चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं, लिनक्स या मैक ओएस का सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर एनसिबल इंस्टॉल हो जाए, मैनेज वो सब कर सकता है। तो करना क्या है, हमने बोला ठीक है जी हम कर देंगे। एनसिबल इंस्टॉल करने जा रहे थे हम, लेकिन जब एनसिबल इंस्टॉल करने जा रहे थे तो एनसिबल इंस्टॉल करने गए तो हमने एक समस्या देखी। देखो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि कैसे सिनेरियोज में ऐसी मिलती जुलती कंडीशंस की वजह से हमें जो है वो कंटेनर्स की जरूरत पड़ी या फिर वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड या किसी भी और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हालांकि जब तक ऑन प्रेमाइसिस सेटअप चलते थे तब तक एनसिबल होता नहीं था, लेकिन हम यहाँ एज एन एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के कहने का मतलब क्या है। तो एनसिबल या फिर कोई भी जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर चलाना चाहते हैं बेसिकली वो जो डिपेंड करता है उसे चाहिए 2.1 लाइब्रेरीज, इसके ऊपर वो सपोर्ट करता है। अब जब बात ये आ गई कि ऑटोमेशन करना है कंपनी के लिए, हमारे पास एक और क्लाइंट है, अब उन्हें चाहिए वर्जन 2.1, अब लाइब्रेरीज का इशू आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या लगता है हमारे पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज का? क्या लगता है आपको इस कंडीशन में मेरे पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए जो मैं क्लाइंट को दे सकूं या एज अ कंपनी मैं इसको मैनेज कर सकूं, जहां पर एज अ कंपनी मुझे भी तो कमाना है, मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कमाना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे अपनी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि अनमन पैसा क्लाइंट से आना है। तो ये काम में हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेशन आप मुझे देंगे, क्या करें हम इसके अंदर? कौन वेब सर्वर बताएगा? डाटाबेस उसके कंपेटेबल वर्जन के हिसाब से लेना पड़ेगा हम्म, करके। बहुत बढ़िया, ठीक है। डेटाबेस और वेब सर्वर जो है वो अब एनसिबल के अकॉर्डिंग में मॉडिफाई करूं, ठीक है, एक ही काम हम कर सकते हैं। और कोई?
और कोई कुछ बताना चाहेगा कि क्या लगता है आपको इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम इस केस में? सेम डेडिकेटेड सर्वर को इस तरह से यूटिलाइज करना कि दोनों क्लाइंट को हम्म। सर्व कर सके विद देयर रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके, हाँ, महेंद्र एक बार आप रिपीट करेंगे वापस। आप कह रहे थे कि एक सर्वर को आगे। जो हमारे पास में सर्वर अवेलेबल हम्म। है, अगर हमें हाई हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो हमें हम्म। उसी सर्वर को इस तरीके से यूज करना होगा कि हम दोनों क्लाइंट को उसी सर्वर से सर्व कर सके विदाउट चेंजिंग देयर वर्जन एंड एनीथिंग। हम्म। वो तो कैसे कर जस्ट सकते लाइक हैं मतलब? यूज। वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी हम्म। थी। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन तो एक अभी तक हम पिक्चर में ही नहीं आया है। वर्चुअलाइजेशन तक तो आप ये मानो कि अभी तक हम ऑन प्रेमाइसिस पे हैं। वर्चुअलाइजेशन तो आपको मतलब बहुत बाद में, अर्ली 20s या 90s के एंड में हम मानते हैं कि चलो फुल्ली फ्लैश्ड हमने देखा वर्चुअलाइजेशन को। उससे पहले हम क्या कर सकते थे? वैसे जवाब बिल्कुल सही है। उस टेक्नोलॉजी पर हम आगे अभी आते हैं थोड़ी देर में। उस टेक्नोलॉजी और पे कोई? यही था कि दोनों हम्म। लोगों को हम अपग्रेड करें। सर अलग हम्म। कस्टमर के लिए अलग सर्वर सेटअप करना पड़ेगा उसके हम्म। वर्जन के अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए रिक्वायरमेंट है। हम्म। ठीक है, ये भी हो सकता है। बहुत सही है। जवाब आप तीनों के बहुत अच्छे हैं। चलो अब देखो, थोड़ा सा इसमें और चीजें कुछ हम कर सकते हैं। देखो बेसिकली हम यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि हम जो हमारी लाइब्रेरीज के कुछ नए वर्जन्स के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप देखो कि कस्टमाइजेशन करना इतना इजी नहीं है टास्क। और जैसा कि निखिल ने कहा कि हम कंपैटिबल वेब सर्वर के या डेटाबेस के वर्जन को भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत हैवी डाउन टाइम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये 24 आवर रनिंग वेबसाइट में से बड़ी हैवी वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की। अगर ये 1 मिनट भी बंद होती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन की वेबसाइट हो गई, अगर 10 मिनट के लिए डाउन हो गई तो मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? मैं यहाँ पर आके फंस जाता हूँ। और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि ये 1 2 पॉइंट की जो मैं लाइब्रेरी इसमें डालूं या फिर इनके वर्जन करूं वो एक ही बार में बिना टेस्टिंग के चल जाए? पहले तो मेरा पूरा सर्वर कंपैटिबल बनेंगे, टेस्ट होंगे, फिर से रन होंगे और फिर उसके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है इतनी बड़ी वेबसाइट को अगर आपको चलाना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग सकती है और बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है। और जब मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ऑलरेडी मुझे अच्छा खासा पे कर रहा है तो मैं उसको सफर नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर करें क्या? अब फंस गए। अब जो मेरी ये बेयर मेटल की रिक्वायरमेंट थी, ये जो मेरा डेटाबेस और वेब सर्वर चल रहा है, बेसिकली जो मेरे क्लाइंट का यूटिलाइजेशन चल रहा है वो लगभग ऐसा चल रहा है कि ये मिलके मेरे जो रैम कंजम्पशन ले रहे हैं, रैम कंजम्पशन यहाँ पर ये लग रहे हैं लगभग 12 आसपास। हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। और कुछ एसएसडी यहाँ पर ये ले रखे हैं मेरी, लगभग 50 GB का इन्होंने कंजम्पशन ले रखा है। नेटवर्किंग मैंने यहाँ पे कर रखी है, कुछ कोर लगा रखे हैं। 8 कोर के सीपीयू पे ये काम कर रहा है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, 8 कोर नहीं, 25 कोर का सीपीयू, 45 कोर का सीपीयू हमने इसको दे रखा है। लेकिन जो मेरे बेयर मेटल की कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि रैम मेरे पास जो थी वो लगभग मेरे पास 250 GB के आसपास रैम थी। एसएसडी मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पे लगभग, आप मान के चलो, मैंने यहाँ पर 50 TB के आसपास का सर्वर लिया। और उसके बाद जो सीपीयू कोर थे, मैंने यहाँ पर सीपीयू कोर आप मान के चलो लगभग लगभग हमने 74 या 75 सीपीयू कोर्स हमने ले रखे हैं। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखें तो अब यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। बेसिकली मेरे सर्वर की इतनी कैपेसिटी है कि मैं और दो चार लोगों के क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे को यहाँ के लिए अब एक नया सर्वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को छेड़ नहीं सकता और दूसरे कस्टमर को यहाँ पर ला नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कंपेटिबिलिटी नहीं है। और इस या तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और दूसरा ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपका आने वाला नया क्लाइंट ये बोल दे कि मेरे को तो सेंटोस पे काम कराना ही नहीं है, मेरे को तो कराना है रेड हैट पे या मुझे कराना उबंटू पे। अब ये तो कह रहा है क्लाइंट मेरे को सेंटोस पे कंफर्टेबल है, इसको चेंज नहीं करना, अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना है, तो क्या करें? तो फंस गए। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये आर्किटेक्चर हमेशा फेल होते थे, ये फेल हो जाते थे। मुझे एक वापस से नई कॉन्फ़िगरेशन का पूरा सेटअप रेडी करना पड़ता था। ये मैंने रेडी करा कर, ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप मैंने वापस यहाँ पे रेडी करा कि मैं एक और नया हार्डवेयर लेके आया और यहाँ पर मैंने उसको रेडी किया।
और इसके ऊपर मैं अब क्या कर रहा हूँ, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरे एनसिबल या जो भी मेरे को बेसिकली काम करना था दूसरे क्लाइंट के लिए, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया या लाइब्रेरीज को चेंज किया, और जो भी उसने बोला मैंने वहाँ पे वो सेटअप जो है वो लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। लेकिन ये करने की वजह से क्या हुई, यहाँ पर आई बहुत भारी कॉस्ट। कॉस्ट कैसे? एक सर्वर अगर नया लगा है तो उसको मैनेज करने के लिए एक इंसान भी नया आएगा। सबसे पहली बात, एक टीम नहीं बनेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट के साथ साथ सर्वर को हैंडल करने के लिए नेटवर्किंग का भी मुझे एक नेटवर्क इंजीनियर भी सेटअप करना पड़ेगा। वो इतना बड़ा सर्वर है तो मुझे यहाँ पे भी एक डेडिकेटेड आदमी बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने कंपैटिबल लाइब्रेरीज जो भी चाहिए थी, ठीक है, वो सब सेटअप कर दिया। तो इसके साथ साथ हर चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, इसमें भी नेटवर्किंग के लिए मेरे को सेटअप करना पड़ेगा, लीज लाइन लेनी पड़ेगी, जगह ऑक्यूपाई करेगा, सब कुछ करेगा। तो इतना बड़ा कॉस्ट जो है, वो सारी कॉस्ट अगर मुझे इसके बाद भी प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है क्लाइंट को बहुत महंगे पड़ते हैं। तो स्केल करना हमारे लिए उस समय पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, एज अ कंपनी भी और एज अ क्लाइंट भी, इस तरीके के बिजनेस को फैलाना जहां पर इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो। अगर सारा पैसा हमें दे देगा तो वो अपने बिजनेस में क्या कमाएगा? तो इस परेशानी का हल आपका आया, जैसा महेंद्र ने कहा, वर्चुअलाइजेशन। तब हम यहाँ ऑन प्रेमाइसिस से आगे निकल के हम वर्चुअलाइजेशन पे आए। और वर्चुअलाइजेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, दो टाइप के वर्चुअलाइजेशन है जो हमने यहाँ पर देखे हैं, टाइप 1 और टाइप बी। टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन तो बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट है, जो बेसिकली इसको हैपन कर पाते हैं वो जो टेक्नोलॉजी टूल हम जो काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर हमने जो देखे हैं वो टाइप 1 टाइप 2 देखे हैं, जो हमने सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसमें हमने क्या किया कि हमारे एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को, जब वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया तो उसने एक रिवॉल्यूशनरी थिंग करी कि आपको अब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, आप इसी हार्डवेयर के ऊपर क्या करो, वर्चुअल मशीन्स बनाओ सेम हार्डवेयर पे। अब ये एक सेंटोस का या फिर हमें इस तरीके से चलाने की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा हार्डवेयर है, हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को अलग अलग सेटअप करेंगे। जिस एप्लीकेशन को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतने रिसोर्सेज देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास हमेशा से थे। पर प्रॉब्लम क्या थी कि यूज कैसे लें वो नहीं पता था। पर अब पता है कि यहाँ पे 3 एप्लीकेशन चलानी है, तीनों की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम लाइब्रेरीज डाल देंगे, बाइनरीज डाल देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे और काम करवा लेंगे। अब एक ही सर्वर पे काम हो जाएगा तो एक एडिशनल टीम नहीं आएगी, जगह नहीं घेरेगा, चीजें शॉर्ट हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट 50% आपकी कॉस्ट जो है वो सेव होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा वेबसाइट भी सेटअप कर दिया, यहाँ पे हमने हमारा डेटाबेस भी सेटअप कर दिया, और यहाँ पर हमने हमारा जो भी हमें कोई और एप्लीकेशन या और क्लाइंट के प्रोजेक्ट को करना था हमने वो भी सेटअप कर दिया। तीनों जो है वो काम परफेक्ट हो गए एकदम हमारे लिए। अब इतनी परफेक्शन से जब काम हो रहा है, अब देखो यहाँ पर एक और टर्म है जिसके बारे में बात करते हैं, वो है क्लाउड। क्लाउड क्या कर रहा है, क्लाउड भी बेसिकली आपको वर्चुअलाइजेशन पे ही काम करता है। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो हाइपरवाइजर लगाते हैं वो टाइप बी है, जो प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं, टेस्टिंग या डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल पे यूज होता है दैट इज हाइपरवाइजर टाइप ए, जो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स या फिर आपके ऑन प्रेमाइसिस जो प्रोडक्शन लेवल के लिए हम यूज करते हैं, डायरेक्ट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करते हैं। और क्यों करते हैं, बिकॉज क्या कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि वो कभी भी फेल हो सकता है, पर हार्डवेयर फेल होगा इसके चांसेस बहुत कम है। राइट, तो हम प्रोडक्शन लेवल पे ये कोशिश करते हैं हम टाइप 1 हाइपरवाइजर के साथ काम करें। तो क्लाउड कर क्या रहा है, क्लाउड बेसिकली आपको वर्चुअल मशीन ही दे रहा है, कुछ एडिशनल नहीं कर रहा। जो हम ऑन प्रेमाइसिस कर सकते हैं वो हाइपरवाइजर्स के साथ, वो आपको बेटर फंक्शनलिटी के साथ आपको वो क्लाउड पे दे रहा है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने से अच्छा है जितनी रिक्वायरमेंट होती है सर्विसेज मेरे से लो। दैट इज क्लाउड। ठीक है, जिसने नहीं भी पढ़ा है क्लाउड तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है बस, और कुछ नहीं, कि मशीन्स के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सब कुछ वर्चुअली मिल जाएगा। वो सब कुछ आप मैनुअल भी सेटअप कर सकते हो, डेटाबेस भी आप लगा सकते हो, एनएफएस भी बना सकते हो, कंटेनर्स भी बना सकते हो, वर्चुअल मशीन बना सकते हो, ऑटो स्केलिंग भी करवा सकते हो, सब काम पॉसिबल है। लेकिन उसी काम को ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव करने का और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं क्लाउड। दैट्स इट। तो ये सेटअप हमें मिल रहा है, तो हमको वो भी चीजें बेहतर मिल गई कि हम खुद का सेटअप करें, उससे बेहतर ऑप्टिमाइजेशन हमको मिल गया कि वो क्लाउड से ले लिया हमने। ठीक है, कि क्लाउड से भी ले लिया या वैसे भी हमने काम कर लिया, टोटल मिलके काम क्या हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन हो रहा है। वर्चुअलाइजेशन क्या हो रहा है, और थोड़ी एनहांस सर्विसेज हमें देखने को मिल रही है। अब जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो कंटेनर की नीड ही कहाँ है? तो अब उस पर बात करते हैं, कंटेनर की नीड क्या है। तो देखो,
अब समझते हैं कंटेनर की नीड हमें कहाँ पड़ती है। या आप लोग कुछ इनपुट देना चाहेंगे इसमें तो दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वर्चुअल मशीन्स कहाँ फेल हो रहे हैं या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म में कहाँ तकलीफ आ रही है। आजकल तो वैसे क्यूबरनेटीज की इलास्टिक ईकेएस की सर्विस जो है वो क्लाउड भी एड ऑन कर चुका है, तो वो तो ठीक है, वो अपने आप को अलग लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग कि वर्चुअलाइजेशन से वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों अडॉप्शन ले पा रहे हैं। चलो बात करते हैं उस बारे में। तो देखो, वर्चुअलाइजेशन में भी तकलीफें आती हैं। क्या आती है उसको समझते हैं। अगर आप एक हार्डवेयर सिस्टम पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ऐसा हमें लगता है पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता उसको समझते हैं। देखो, आप जब एक डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उसकी एक प्री कॉन्फ़िगरेशन होती है, या फिर आप ये कह सकते हो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो आपको पूरी करनी है। जैसे कि अगर मुझे वेब सर्वर लॉन्च करना है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेब सर्वर है वो मात्र 1 GB में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्शन लेवल पे हाइपरवाइजर डालता हूं तो मुझे कम से कम 3 GB देना पड़ता है या 4 GB देना पड़ता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी कि जो हैवी सॉफ्टवेयर मैं डालूंगा, या फिर एक मैं बेसिकली, जैसे आप लोगों ने भी टाइप बी की बात कर लेते हैं, आप लोगों ने भी अपने लैपटॉप में बनाया होगा तो मिनिमम 2 GB रैम तो दिया होगा और 20 GB स्पेस दिया होगा, चाहे आपके काम आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, पर आपने ब्लॉक करवा दिया उसको। राइट, यही हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई, एक तो रिसोर्सेस, यहां पर भी फुलर यूटिलाइजेशन नहीं है कि यहां पर मेरे को 4 GB देना पड़ रहा है लेकिन काम मेरा एक से हो सकता था पर स्टिल देना पड़ रहा है, तो 3 GB क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है और उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप एक मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, आपके हार्डवेयर को यूटिलाइज करता है और कंटिन्यू वर्किंग करता है, 24 आवर की करता है, तो वो आपके रैम के ऊपर, आपके रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बनाता है। लेकिन एक ही हार्डवेयर के ऊपर जहां एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब वहां पर 3 4 5 6 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, इंडिविजुअल चल रहे हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन को बहुत हैवी बनाते हैं, जिससे सर्वर फेल हो सकते हैं, और अगर सर्वर फेल होता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये टास्क हो जाता है आपका हैवी। तो वर्चुअल मशीन जो होती है वो हमेशा हैवी होती है। जब मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, इतने सेटअप्स यहाँ पे चला रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को अपने हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इजी टास्क नहीं है। ठीक है, हर किसी के पास अपना कर्नल है, हर किसी के पास अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल है। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। मैनेज करना इतना इजी नहीं है वर्चुअल मशीन्स को। जब आप 50 वर्चुअल मशीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बना देते हो ना, तो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना इतना इजी नहीं है। और एक वर्चुअल मशीन जब आपने पहली बार सेटअप करी होगी तो आपको एटलीस्ट 25 मिनट का टाइम लगा होगा। ठीक है, आपने क्या किया होगा, एक आईएसओ इमेज सेटअप की होगी, आईएसओ इमेज से एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराया होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी किया होगा। कंप्लीट रेडी करके सेटअप रेडी किया लिनक्स का, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर काम शुरू किया। उसको पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और मशीन में अगर थोड़ा सा स्लो है तो आपको उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। राइट, तो ये है चीज है। और टाइप बी है तो वो तो और भी दिक्कत है फिर, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है हाइपरवाइजर, तो वहां तो और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हुआ तो उसके ऊपर बनने वाली सारी की सारी वर्चुअल मशीन भी फेल है। तो ये तो और बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और हैवी प्रोसेसेस हैं आपके। उसके साथ साथ जो आईएसओ इमेज आप यूज कर रहे हो, हर एक आईएसओ इमेज आप देखोगे, जैसे रेल की आपने इमेज देखी तो 10 GB की है, उबंटू की इमेज देखोगे तो लगभग आपको मिलेगी 8 GB की इमेज मिलेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है ये 10 GB की इमेज में क्या होता है, क्या है, क्या 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 कंपोनेंट हो सकते हैं इस आईएसओ इमेज के अंदर, क्यों ये इतने 10-10 GB के इमेजेस हमारे पास होती है, कोई बता सकता है। डिपेंडेंसीज होती है सर उनकी पैकेजेस वगैरह एप्लीकेशन। होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डिपेंडेंसीज होती है काफी सारी इसके अंदर, काम आ रही है नहीं आ रही है, बट प्री इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसीज आपको सारी मिलेगी कुछ। और पैकेजेस बहुत सही है। रेपोजिटरीज हम सेटअप करते हैं यहाँ पे, बेस ओएस और आपकी आरपीएम की रेपोजिटरीज पहले से डिफाइन आती है, तो उसमें 6-7 हजार पैकेज पहले से आते हैं इसके अंदर, इंस्टॉल्ड नहीं होते बट डाउनलोडेड तो होते हैं, तो वो जगह तो घेर ही रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 GB के तो मान लो आप कि आपके पैकेजेस पैकेजेस ही हैं, डिपेंडेंसी मिलके पैकेजेस मिलके, डिपेंडेंसी तो खैर इतना कंज्यूम नहीं करती है स्पेस, वो तो बस लिखे गए कोड्स हैं। लेकिन हाँ, पैकेजेस करते हैं, पैकेजेस आपके स्पेस को अच्छे खासी कंज्यूम करते हैं। दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज इस आईएसओ के अंदर जो सबसे हैवी प्रोसेस होता है, जो सबसे हैवी पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। सभी ने सुना होगा, कर्नल है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन यही तो है
जो हम एक टेक्निकली बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कर्नल प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही बोलते आए हम कि कर्नल है उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो चीजों से मिलके बना है, वो आपकी क्या है? एक तो लाइब्रेरीज प्लस डिपेंडेंसीज, दो चीज है हमारे पास, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज, इन दोनों से मिलके बना है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को इस तरीके से लिखूं कि कर्नल प्लस आपका लाइब्रेरीज प्लस डिपेंडेंसी, तो भी ये सही है, कुछ गलत तो नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? एक लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज ही है, कोड ही तो है, बाइनरीज ही तो है, तो इसमें बाइनरीज ऐड कर लो, एक बाइनरीज मान लो, यही तो है, यही मिलके तो बना है सब, यही तो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निकल डेफिनेशन। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज कर्नल। तो आपकी वर्चुअल मशीन में हर एक मशीन में इंडिविजुअल कर्नल होता है, और कर्नल उस मशीन के उस प्रोसेस को हैवी बनाता है। और वो कर्नल जिस हार्डवेयर के हिस्से से बात करेगा वो डेडिकेटेडली आइसोलेटेड कर देता है उस एनवायरनमेंट को, हाइपरवाइजर आपके लिए, ताकि दो कर्नल आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं करें। दो कर्नल जहां आपस में इंटरेक्ट करेंगे वहां सर्वर फेल है, कभी भी दो कर्नल एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। एक कर्नल आपके लिए आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है फॉर एन इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ ये चीज है। अब बात करते हैं कंटेनराइजेशन के ऊपर, क्यों लोग वर्चुअलाइजेशन से कंटेनराइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा जा रहे हैं। देखो कंटेनराइजेशन इन सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है उसको समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो कंटेनर्स हैं क्या? कुछ भी नहीं है। कंटेनर्स बनते हैं एक कंटेनर्स इंजन से, ठीक है? जैसे कि मैं मान के चलता हूं मेरे पास यहाँ पर एक हार्डवेयर है, ये रहा, ये हार्डवेयर रिसोर्स है। इस हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर मेरे को क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं हाइपरवाइजर डालता हूं, उसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? एक कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन बहुत सारे हो सकते हैं। कंटेनर इंजन देखो, जैसे कि आप एक कंटेनर इंजन पढ़ने जा रहे हो, दैट इज पढ़ोगे आगे डॉकर। ये क्या है? ये कंटेनर इंजन है। कंटेनर इंजन का काम क्या है? कंटेनर्स को बनाना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कंटेनर को बनाने वाली जो चीज है दैट इज कॉल्ड कंटेनर इंजन। तो यहाँ पर हम डॉकर को क्या कहते हैं? कंटेनर इंजन है, एक टूल है जो कंटेनर इंजन है। ऐसे बहुत से हैं, क्रायो है एक कंटेनर इंजन है, पॉडमैन है, ये भी एक कंटेनर इंजन है, ठीक है? मल्टीपल है, बहुत से आपको देखने को मिले। कंटेनर डी नाम से भी आता है, कंटेनर डी नाम से आएगा, ये क्या है? कंटेनर इंजन है। तो ये सब कंटेनर्स बनाने का काम करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सिंपल सा टूल इंस्टॉल कराते हैं, एंड दैट टूल इज कॉल्ड कंटेनर इंजन। ये कंटेनर बनाएगा हमारे लिए। लेकिन ये कंटेनर हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है उसको समझते हैं। देखो एक तो पहली चीज, कंटेनर जो बनता है वो किससे बनता है? वो भी एक इमेज से बनता है। और इस इमेज के अंदर क्या होता है? इस इमेज के अंदर होता है आपकी लाइब्रेरी प्लस डिपेंडेंसी। अब देखो एक एप्लीकेशन को चलने के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए। वो सेटअप क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक जरिया है आपके और यूजर के बीच का, एक एप्लीकेशन के, एक हार्डवेयर के बीच का। तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बना लाइब्रेरी डिपेंडेंसी और कर्नल से है। तो इमेज जो है जिससे हम कंटेनर लॉन्च करते हैं, यहाँ से कंटेनर चलाते हैं, वो मिलके बनती है आपकी लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें कर्नल भी है, कर्नल प्लस लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज बाइनरीज, और यही होती है यहाँ पर बाइनरी मान लो, ठीक है? तो इसको अगर मैं क्या कह सकता हूँ? इमेज। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? कर्नल प्लस इमेज। अब मेरे पास इमेज तो है कंटेनर लॉन्च करने के लिए, लेकिन मेरे पास कर्नल नहीं है, तो कर्नल क्या करे? तो आपका जब कंटेनर इंजन चलता है तो वो यहाँ पर मल्टीपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंटेनर्स को लॉन्च करता है, बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे कंटेनर्स। अब इन कंटेनर्स का फायदा क्या? ये कंटेनर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड। इनकी जो इमेज होती है, ये इमेज जैसे कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी इमेज कितनी थी? 10 GB, 8 GB, 5 GB, 7 GB, 15 GB, और विंडोज है तो 30 GB मान लो, इतनी बड़ी इमेज है। कंटेनर की इमेज कितनी होती है? कंटेनर की इमेज आपको देखने को मिलेगी 200 MB, आपको देखने को मिलेगी 100 MB। अब आप देखो कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि एक एप्लीकेशन को चलने के लिए जितने मिनिमलिस्टिक चीजों की जरूरत है एक कंटेनर में सिर्फ उतना ही होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्यों हम सारी चीजों को चलाएं?
एक जब मैं वर्चुअल मशीन लॉन्च करता हूं तो उसमें पूरा एक सेटअप लॉन्च करता हूं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट कभी थी नहीं। आप अपने रेल के सिस्टम को चलाते हो, उसका आप 3% 5% यूटिलाइजेशन लेते हो, बाकी 95 आपके काम ही नहीं आ रहा है। तो हम उसको ले क्यों? उसमें जो इतनी सारी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज बाइनरीज आ रही है, जब वो मेरे काम की नहीं है तो मैं उसे इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ? 6000 पैकेज जो उसमें रेपोजिटरी के साथ आ रहे हैं, जब मुझे चाहिए नहीं तो मैं इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ? तो वही जो चीज है वो आपके लिए रिजॉल्व करता है एक कंटेनर। कंटेनर बोलता है जैसे कि आपको वेब सर्वर चलाना है। वेब सर्वर कितने सारे हैं, मल्टीपल है। जैसे मैं लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स में कुछ पॉपुलर देखने को मिलेंगे आपको, एच टी डी पी डी, अपाचे जिसे कहते हैं हम, आपको एनजिनिक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एनजिनिक्स देखने को मिल जाएगा। एनजिनिक्स के अलावा आपको मिल जाएगा टॉम कैट मिल जाएगा, जावा बेस एप्लीकेशन की लाइट स्पीड मिल जाएगा, बहुत सारे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, एचटीटीपी को चलने के लिए जो भी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ले जाकर, लाइब्रेरीज प्लस डिपेंडेंसीज। और डिपेंडेंसीज के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और चीज इंस्टॉल दे दूंगा, बिन बाइनरीज। बाइनरीज क्या, वो छोटी मोटी कमांड्स जो उसको चलाने के लिए चाहिए। सिस्टम सीटीएल एचटीडीपीडी चलाना पड़ेगा, सीडी कमांड चलानी पड़ेगी, विम कमांड चलानी पड़ेगी, टच कमांड चलानी पड़ेगी, mkdir चलानी पड़ सकती है। बहुत लिमिटेड, जितनी मेरे को चाहिए फाइल्स उतनी होगी। बस उस वेब सर्वर को चलने के लिए जितनी लाइब्रेरीज डिपेंडेंस चाहिए वो कंप्लीट होगी। अब मुद्दा क्या आता है, मुद्दा आता है कर्नल कहाँ से लाएं। कर्नल ही तो है जो इस लाइब्रेरी डिपेंडेंसी की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। कंटेनर क्या है, एक रनिंग प्रोसेस है छोटा। उस प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए, रैम। रैम कौन लाके देगा, कर्नल, क्योंकि हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करता है, कर्नल इंटरेक्ट करता है। ये आप सभी को पता है। तो कंटेनर इंजन पता है क्या करता है आपके लिए, कंटेनर इंजन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगे कर्नल को शेयरेबल कर देता है। यानी कि एक सिंगल कर्नल को सारे कंटेनर यूज करते हैं सेपरेटली आइसोलेटेडली। यहां पर आपका एक कर्नल के अंदर एक सी नेम ग्रुप बन जाता है जो ईच कंटेनर के हिसाब से अपना एक जगह बना देता है। तो ये सारे कंटेनर्स क्या करते हैं, इस कर्नल से ही अपनी बात करते हैं। यहाँ पर ये भी इससे बात करता है, ये भी इससे बात करता है, ये भी इंडिविजुअली बात करता है, और ये भी आके इससे बात करता है। और ये कर्नल, एक अकेला कर्नल जो है वो सबकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आईएसओ इमेज की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 100-200 MB के अंदर चलाओ जितने कंटेनर चलाने। जहां पर मैं इस रिसोर्स पे 3 वर्चुअल मशीन बना सकता था, मैं अब यहाँ पर कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 300 तो कुछ नहीं है, 3000 कंटेनर्स बना सकता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। नाउ दिस इज कॉल्ड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होना, कि मुझे कोई ब्लॉक नहीं करनी कोई रैम, मुझे ब्लॉक नहीं करनी कोई हार्डवेयर को, मुझे किसी भी रिसोर्सेज पे नहीं करना है, मुझे मल्टीपल कर्नल चला के हैवी नहीं करना है मशीन को, मुझे अननेसेसरी प्रोसेसेस को रन नहीं करवाना है। मैं सिर्फ एक वेब सर्वर को या फिर मल्टीपल वेब सर्वर भी चलाना चाहूँ तो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होते हैं। यहाँ आप अपाचे चलाओ, यहाँ इंजीनिक्स चला दो। यही अगर मैं बात करूँ आपसे, अ, अगर इस पे मैनुअल सेटअप पे तो एक बार में एक ही वेब सर्वर चलेगा। और यहाँ वर्चुअल मशीन पे अगर बात करूँ तो एक वर्चुअल मशीन पे एक चलेगा। यहाँ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 10 वेब सर्वर चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो दैट इज अ पावर ऑफ कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। अब और क्या बेहतर काम करेगा कंटेनर हमारे लिए, उसे समझते हैं। देखो, कंटेनर जहां पे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन चलने में 25 मिनट लेता है, कंटेनर 1 सेकंड से कम के समय में आपका लॉन्च हो जाता है। 1 सेकंड तो मैं लिख रहा हूँ, इससे कम में हो जाता है। तो फास्टेस्ट चलने वाला प्रोसेस है आपका एक कंटेनर, जिसको 1 सेकंड में चालू किया जा सकता है, 1 सेकंड में रोका जा सकता है, और एक ही सेकंड में बंद भी किया जा सकता है। जहां वर्चुअल मशीन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप है आपके पास, वो अपने हिसाब से शट डाउन होगा, अपने हिसाब से टर्मिनेट होगा, और अपने हिसाब से वो वापस लॉन्च भी होगा। ठीक है, लेकिन कंटेनर्स पलक झपलते बंद हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, और नए बन जाएंगे। चाहोगे जितने बिगाड़ दो, चाहो जितने बना लो। मैं कह रहा हूँ मुझे 300 कंटेनर चाहिए, 1 सेकंड में 300 कंटेनर लॉन्च हो सकते हैं। 1 सेकंड में आपकी 300 वर्चुअल मशीन लॉन्च नहीं होगी, पूरा दिन लग जाएगा उसके अंदर, वो भी एक हार्डवेयर के ऊपर। तो दैट इज अ पावर ऑफ कंटेनर। इसलिए लोग कंटेनर्स की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? हम वर्चुअल मशीन्स की वजह से हमारे इतने बड़े बड़े सेटअप्स को बनाए, इससे अच्छा एक मशीन लें, कंटेनर इंजन डालें, और जो करना है करो उसके अंदर, जितना बड़ा आर्किटेक्चर बनाना है बनाओ, जितने क्लाइंट्स के लिए काम करना है करो, सेम हार्डवेयर के ऊपर। क्यों रिसोर्सेज खराब करने हैं? और ये भी नहीं तो क्लाउड से ले लो, वहां कंटेनर इंजन डाल दो और उसके ऊपर काम करो। तो दैट इज अ पावर ऑफ कंटेनर इंजन।
फास्ट है, लाइट वेटेड है, आईएसओ इमेज बहुत छोटी है, तो कंजम्पशन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम यूज में लेता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को फुल्लर यूटिलाइज करके देता है, मिनिमलिस्टिक लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज पे काम कर लेता है, कर्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो रिक्वायरमेंट एक है, जो बेस कर्नल है उसी टाइप के कंटेनर लॉन्च होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं विंडोज मशीन के ऊपर कंटेनर लॉन्च कर रहा हूँ लिनक्स के, नहीं, कर्नल ही है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना अलग करता है। तो मैक का कर्नल अलग है, विंडोज का कर्नल अलग है, और लिनक्स का कर्नल अलग है। तो लिनक्स पे आपके सारे लिनक्स, एक लिनक्स के इंजन पे सभी तरह के लिनक्स के कंटेनर चल जाएंगे। उबंटू भी लॉन्च हो जाएगा, सेंटोस भी हो जाएगा, काली लिनक्स भी हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स उसका कोर है। ठीक है, विंडोज पे विंडोज के कंटेनर्स लॉन्च होते हैं, मैक पे मैक के कंटेनर्स लॉन्च होते हैं। ये एक चीज का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेड हैट, जैसे सेंटोस चल रहा है तो सेंटोस के ऊपर मैं उबंटू भी लॉन्च कर सकता हूँ, मैं रेड हैट भी इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम तक लॉन्च कर सकता हूँ। और आपको क्या लगता है, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करूंगा तो वो कितने का एमबी का होगा? जब लॉन्च करूंगा तो आपको बताऊंगा कि 220 एमबी के अंदर या 250 एमबी के अंदर उबंटू लॉन्च हो जाएगा कंटेनर के अंदर। और उबंटू आप वर्चुअल मशीन में डाल के देखो, 8 जीबी से कम में नहीं आएगा, और सर्वर पैकेज लोगे तो 4 जीबी से, पर उसमें ग्राफिक नहीं मिलेंगे फिर, बस वही है। तो ये पावर है 200 एमबी में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च। ना ज्यादा कमांड चलानी है, ना ज्यादा आपके कर्नल को लोड करना है, ना कोई लाइब्रेरी डिपेंड अलग से लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज तो खैर मिनिमलिस्टिक होगी, ना कोई रेपो वेपो बनानी है। क्यों, रेपोज वगैरह जो होगी वो सारी यहाँ हो जाएगी। जो चाहिए डेटा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से लाके डाल देंगे कंटेनर के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछो। कोई सवाल किसी का? नहीं है? ठीक है, हाँ करण पूछो। सर जैसे अपन एक्सटर्नली जो डाटाबेस इसमें डालेंगे तो उसका स्पेस ये कवर नहीं करेगा। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं है, वापस बोलो। कंटेनर का जो डाटा हम इसके अंदर डालेंगे उसके बाद? हाँ सर, उससे ये जो स्पेस कवर नहीं करेगा क्या फिर ये कंटेनर? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। स्पेस कवर जितना आप डेटा पुट करोगे उतनी कवर करेगा। देखो डेटा हम किस तरीके का डालते हैं कंटेनर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप सब कुछ लाके रख देते हो, लेकिन कंटेनर में सब कुछ नहीं रखना होता। जैसे कि आपको अगर वेब सर्वर चलाना है और आप कह रहे हो मुझे एनसीबल भी चलाना है, तो एनसीबल के लिए एक अलग कंटेनर है, या उबंटू चलाना है उसके लिए एक अलग कंटेनर है। वो सेम कंटेनर में उबंटू नहीं चलता है ना। तो आपको क्या चीज, क्या डेटा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक फाइल बना दूंगा, या कुछ कमांड नहीं चल रही तो वो ले आऊंगा, या कमांड भी नहीं तो कुछ छोटी मोटी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरी जो कम पड़ रही होगी हम उसी का इन एंड आउट करते हैं। अदरवाइज तो एक नए कंटेनर लॉन्च कर देते हैं किसी और चीज के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली अगर उसकी मेमोरी बढ़ती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंटेनर हमारा डेटा जनरेट करता है वो हमारे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर को यूज करता है, उसी पे बनाता है डेटा सारा। तो हमारे पास अगर यहाँ पे 250 जीबी तो चलो रैम है, हमारे यहाँ पे 50 टीबी का स्पेस है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन वर्चुअल मशीन के केस में तो मिनिमम देना था, 20 दे दिया, मान लो 10 ही यूज आ रहा है तो 10 तो फालतू ही है। यहाँ पे कुछ फालतू नहीं है, अगर 10 यूज आ रहा है एक कंटेनर पे तो 10 ही यूज आ रहा है, बाकी बचा हुआ पूरा फ्री है। ये फायदा है ना। और कोई सवाल? चलो बढ़िया है, और कोई सर क्लियर है ना यहाँ तक? कि कंटेनर ऑटोमेटिक लॉन्च भी हो जाता है किसी भी, हम्म सपोज कि मेरे पास एक सिस्टम है हम्म और उसमें मेरे पास हम्म 5 GB रैम है या हम्म 10 GB रैम है मेरे पास, और हम्म, हार्ड डिस्क है मेरे पास 50 GB। तो ठीक है। सपोज इससे एक बार कम की है मेरे पास, अभी कोई क्लाइंट है उसने मांग लिया कि 2 GB मेरे को रैम चाहिए और हम्म 25 GB हार्ड डिस्क चाहिए, वो दे हम्म देंगे, वो ऑटोमेटिक कंटेनर लॉन्च हो जाएगा उसके अंदर, है ना। देखो यहाँ पर, और हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आगे हाँ बताओ बताओ, आप कंप्लीट करो। और सर जैसे हम्म सपोज कि कोई और सिस्टम, कोई और मेरे पास, या फिर किसी क्लाइंट को और भी हार्डवेयर या इसकी रिक्वायरमेंट हुई, तब भी हम्म ऑटोमेटिक इसी में ऐड हो जाएगा या फिर अलग से कंटेनर बनेगा। अब देखो, क्लाइंट कभी भी आपके पास रैम मांगने नहीं आएगा, ना हार्डवेयर मांगने आएगा, अनटिल अनलेस हमारी दुकान ही हार्डवेयर की ना हो, है ना। क्लाइंट हमारे पास आएगा अपनी रिक्वायरमेंट लेके, कि मुझे वेबसाइट चला के दे दो, मेरे को वेब सर्वर लॉन्च करके दे दो, मेरे को ऑटोमेशन करके दे दो, मेरे को क्लाउड सेटअप करके दे दो, मेरे को ये करके दे दो, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे को एक एप्लीकेशन बनाकर दे दो। ये
उसकी जरूरत की जितनी भी हार्डवेयर है या फिर जो भी है, जैसे मुझे एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो मैं उस एप्लीकेशंस के लिए लाइब्रेरी डिपेंडेंसी एक कंटेनर में डालूंगा और उस कंटेनर्स इमेज को बनाऊंगा और उस इमेज से कंटेनर को लॉन्च कर दूंगा। वो लॉन्च कंटेनर मेरे हार्डवेयर पे लॉन्च हो गया है। वो उसको जितनी रैम चाहिए वो मेरे कर्नल से उतनी रैम ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो जो कंटेनर है, अब देखो उसमें एक एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है कि ठीक है रैम के ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक तो हम बता नहीं सकते, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो उसको 500 MB रैम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। 500 MB रैम की जरूरत पड़ रही है तो हमें अब वर्चुअल मशीन की तरह 4 GB तो ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, तो 500 यहाँ पे मिल रही है। कल को ना क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये एक दूसरी एप्लीकेशन भी रन करा दो, तो उसके लिए हम दूसरा कंटेनर लॉन्च कर देंगे, या उसने बोला कि इसी एप्लीकेशन के अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को बंद कर देंगे और नया कंटेनर उसकी नई फंक्शनलिटी और ये पुरानी दोनों मिक्स करके एक नया लॉन्च कर देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि कंटेनर तो 1 सेकंड में डाउन 1 सेकंड में अप। यस सर। तो ओके इस सर, तरीके समझ से इस तरीके से हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कंटेनर्स तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, हम हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। वो और आपके आंसर्स क्लियर होंगे, ये सारे आंसर जब हम कंटेनर को सेटअप कर लेंगे और जब उसको बनाना सीखेंगे, उसके साथ काम करना सीखेंगे कि कैसे इसके अंदर कैसे काम होता है, तो ये और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई और सवाल है तो पूछो, नहीं तो आज का इंट्रोडक्शन सेशन हम यहीं तक रखने वाले हैं। क्लियर है ना सभी को, एक बार हाँ या ना बता दीजिए बस। यस सर। चलिए ठीक है, बेस्ट है। जी सर। चलो Yes, sir. बेस्ट है। हाँ महेंद्र पूछिए। सर क्या कंटेनर को भी हम जैसे एक मेरे वर्चुअल सर्वर है उस पे मल्टीपल हम्म, आईपीज मैंने ले रखी है, तो क्या हम्म, मैं किसी स्पेसिफिक कंटेनर के साथ में आईपी बाउंड कर सकता हूँ? जैसे मैंने कंटेनर पे वेब सर्वर ऐड कर दिया, हम्म, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक आईपी से जो ट्रैफिक आए वो उसी कंटेनर के थ्रू सर्व हो, बाउंड और हो उस सकता है केस में बिल्कुल। मैं पोर्ट मैनेजमेंट कैसे करूंगा? जैसे मेरा पोर्ट 80 हम्म, ऑलरेडी यूज है इन डिफरेंट हम्म, सर्वर, ठीक हम्म, है, और तो वहां पर वो चीजें कैसे होंगी? मतलब मैंने पहले ट्राई किया हुआ है बट आईपी हम्म, बाइंड करना बड़ा मतलब मुश्किल काम था डॉकर के साथ में। बाकी चीजें एक्सपोज पोर्ट एक्सपोज करना और हम्म, अदर वो सब वर्केबल है, बट ठीक है। आईपी आईपी बाइंड नहीं हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ बड़ा टास्क नहीं है आईपी बाउंड करना भी। जैसे बेसिकली कंटेनर नेटवर्किंग होती है अलग से, 2-3 टाइप की नेटवर्किंग होती है जिसके अंदर आप होस्ट के साथ भी बाउंड कर सकते हो और स्पेसिफाई कर सकते हो एक परफेक्ट आईपी। आप चाहते हो कि मेरे होस्ट के ऊपर मल्टीपल आईपीज असाइन है, मान लेते हैं फॉर सपोज 10 आईपीज असाइन है, मैं चाहता हूं कि वो स्पेसिफिक आईपी से होती हुई रिक्वेस्ट मेरे कंटेनर तक आए, तो मैं होस्ट के उस स्पेसिफिक आईपी से बाउंड कर सकता हूं मेरे उस कंटेनर को। इजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको होस्ट आईपी नेटवर्किंग मेथड है, वो हम करके देखेंगे, उसका एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरा कि कैसे सेटअप होता है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल ले लेता हूं कि आप लोगों ने एक वेब सर्वर के बारे में पढ़ा है अच्छे से, तो एक वर्चुअल होस्टिंग पढ़ी है। वर्चुअल होस्टिंग 2 टाइप की थी हमने देखी, एक नेम बेस्ड आईपी बेस्ड। तो आईपी बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग के अंदर क्या है, मल्टीपल क्लाइंट की मल्टीपल आईपीज है। बेसिकली यही कंसेप्ट यहाँ पर भी काम आता है कि आपको एक आईपी को एक कंटेनर से बाउंड करना है, तो हो सकता है, आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो पोर्ट मैपिंग, नेटवर्किंग, वॉल्यूम, कंटेनर का इमेज कैसे बनती है, डॉकर फाइल क्या होती है, सब हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके महेंद्र। चलिए गाइस, ठीक है देन, कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम पे। कल हम डॉकर का इंस्टॉलेशन देखेंगे और कुछ और नई चीजें सीखेंगे डॉकर के बारे में। चलिए टिल देन, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे कल। और थैंक यू एक सर। ओके चीज सर, है, गुड नाइट।